कभी रात में खुले आसमान को देखा है और ये सोचा है कि ये जो कुछ भी है, ये तारे, ये आकाशगंगाएं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आज हम इसी सवाल के जवाब की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ जरूरी अंग्रेजी शब्द दिखेंगे और मैं आपको हर चीज हिंदी में एक एक करके समझाऊंगा। तो साथ मिलकर इस कहानी को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जिसने न जाने कितनी सदियों से फिलोसोफर्स, पोएट्स और हाँ, साइंटिस्ट को भी बेचैन कर रखा है, वो ये है, क्या ये सब कुछ जो हम देखते हैं ये हमेशा से यही था, एक कभी ना खत्म होने वाला अनंत सच, या फिर इसकी कोई शुरुआत थी, कोई पहला दिन? यकीन मानिए, बस इसी एक सवाल ने विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया है। अब जाहिर है, इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इसके लिए तो साइंस की एक पूरी की पूरी ब्रांच ही समर्पित है, एक ऐसी फील्ड जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे, सबसे बड़े सवालों से जूझती है। तो चलिए मिलते हैं इस बेहद रोमांचक विज्ञान से। इस फील्ड का नाम है कॉस्मोलॉजी। हाँ, कॉस्मोलॉजी, हिंदी में कहें तो ब्रह्मांड विज्ञान। पर यह सिर्फ दूरबीन से तारे देखने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से जासूसी का काम है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, फिर समय के साथ ये कैसे बदला, इसका विकास कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात कि आगे चलकर इसका भविष्य क्या होगा। एक तरह से ये हर चीज की कहानी है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या ब्रह्मांड हमेशा से था? आज विज्ञान के पास जो सबसे मजबूत, सबसे सॉलिड जवाब है, वो एक बड़ा सा नहीं है। और इसकी जो कहानी है ना, वो एक बहुत ही, कह सकते हैं, धमाकेदार शुरुआत से जुड़ी हुई है। हमारे यूनिवर्स के जन्म का जो सबसे बड़ा साइंटिफिक मॉडल है आज, उसे कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। नाम तो पक्का सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। इस कमाल की थ्योरी के पीछे ना दो बड़े ही जबरदस्त दिमाग थे। पहले थे जॉर्ज लेमेट्रे। ये बेल्जियम के एक प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने 1927 में सबसे पहले मैथ्स के जरिए ये आइडिया पेश किया। और फिर आते हैं एडविन हबल, जिन्होंने अपनी पावरफुल टेलीस्कोप से देखकर यह पक्का सबूत दिया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स सच में फैल रहा है। और बस यही वो खोज थी जिसने लेमेट्री की थ्योरी पर मोहर लगा दी। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कब? बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, यह हमारी अपनी धरती की उम्र से भी 3 गुना ज्यादा है। मतलब हम समय की इतनी गहरी खाई में झांक रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब आता है इस थ्योरी का सबसे मजेदार हिस्सा। जॉर्ज लेमेट्रे ने कहा था कि यूनिवर्स की शुरुआत एक प्राइमोर्डियल एटम से हुई, मतलब एक आदिम परमाणु। सोचकर देखिए, आज का ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक एक तारा, एक एक ग्रह, हम और आप, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसा पॉइंट जो इतना ज्यादा गर्म और इतना ज्यादा घना था कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर बूम, उसमें हुआ एक महाविस्फोट। लेकिन एक मिनट, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई नॉर्मल बम धमाका नहीं था जो खाली जगह में हुआ हो। नहीं, ये तो खुद स्पेस और टाइम, मतलब जगह और समय का जन्म था। इसी एक पल ने फिजिक्स के वो सारे नियम बनाए, जैसे कि ग्रेविटी, जो आज पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। हर वो चीज जिसे हम जानते हैं या देख सकते हैं, उसकी शुरुआत बस उसी एक पल में हुई थी। देखिए, साइंस कभी भी एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती। हमेशा बहस होती है, नए आइडियाज आते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के पॉपुलर होने से पहले ना एक और थ्योरी थी जो उसे कड़ी टक्कर दे रही थी। और इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कैसे साइंस बहस और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ती है। इस दूसरी थ्योरी का नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका आइडिया बिल्कुल अलग था। ये मानती थी कि हाँ, यूनिवर्स फैल तो रहा है, लेकिन इसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत होगा। ये हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। इनका कहना था कि जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर जाती हैं ना, उनकी खाली जगह पर नया मैटर अपने आप बनता रहता है, ताकि यूनिवर्स हमेशा एक जैसा दिखे। इस थ्योरी को सामने रखने वाले मेन साइंटिस्ट थे फ्रेड हॉयल, हर्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो बिग बैंग नाम है ना, ये असल में फ्रेड हॉयल ने इस थ्योरी का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। पर देखिए, बाद में यही नाम फेमस हो गया। इन वैज्ञानिकों ने एक शांत, हमेशा से मौजूद, एक शाश्वत ब्रह्मांड की कल्पना की थी। तो चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं और इन दोनों थ्योरीज के फर्क को साफ साफ समझते हैं।
एक तरफ है बिग बैंग थ्योरी, जिसे जॉर्ज लेमाइटर ने दिया। ये कहती है कि एक शुरुआत थी, आज से 13.8 बिलियन साल पहले, एक बहुत घने पॉइंट के धमाके से। दूसरी तरफ है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसे हॉयल, बॉन्डी और गोल्ड ने दिया। ये कहती है कि कोई शुरुआत नहीं थी, यूनिवर्स अनंत है और फैलने के बावजूद हमेशा एक जैसा ही रहता है। और इन दोनों के बीच में है एडविन हबल, जिनकी खोज ने यह साबित किया कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, और ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दोनों ही थ्योरीज को समझाना था। तो बिग बैंग हो गया। इसके बाद जैसे जैसे यूनिवर्स फैला वो ठंडा होने लगा, और जैसे ही वो ठंडा हुआ, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने मैटर को एक साथ खींचना शुरू किया, और इसी खिंचाव से उस शुरुआती अंधेरे में रोशनी के बड़े बड़े टापू बनने लगे। इन्हीं विशाल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गैलेक्सी, यानी आकाशगंगा। एक गैलेक्सी क्या है? ये अरबों खरबों तारों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा झुंड है, जिसे ग्रेविटी ने एक साथ बांध कर रखा हुआ है। और हाँ, इसमें एक बहुत ही रहस्यमयी चीज भी है, जिसे साइंटिस्ट डार्क मैटर कहते हैं। ये दिखता तो नहीं, पर इसकी ग्रेविटी का असर सब महसूस करते हैं। सच कहें तो ग्रेविटी ही वो आर्किटेक्ट है जिसने बिग बैंग के बाद बिखरे हुए मलबे से इतनी खूबसूरत गैलेक्सीज को बनाया। तो इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारा पता क्या है? हमारा घर का है? वेल, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी, वो है द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो चलिए अब तक की इस जबरदस्त कॉस्मिक जर्नी को फटाफट से रिकैप करते हैं और ये देखते हैं कि ये कहानी हमें आगे कहां लेकर जाती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एक महाविस्फोट से यूनिवर्स पैदा हुआ, और फिर कैसे ग्रेविटी के असर से वो धीरे धीरे गैलेक्सीज से भर गया। ये कहानी का पहला हिस्सा है, सबसे बड़े ग्रैंड स्केल पर। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन अरबों खरबों गैलेक्सीज में से एक, हमारी अपनी मिल्की वे के अंदर, हमारा घर, हमारा सोलर सिस्टम, ये कैसे बना? ये वो कहानी है जो हमें सीधे बिग बैंग से उठाकर हमारे अपने ग्रह तक ले आती है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आगे तलाशेंगे। नमस्कार। पिछली बार हमने अपनी गैलेक्सी यानी हमारी कॉस्मिक सिटी द मिल्की वे की विशालता को समझा था। आज हम जूम इन करने वाले हैं सीधा अपने कॉस्मिक पते पर, हमारे सोलर सिस्टम पर। जानेंगे कि हमारे इस सौर मंडल की पैदाइश की कहानी आखिर है क्या। तो याद होगा कि हमारा घर एक बहुत बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी मिल्की वे में है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी आज की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी विशाल गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में शुरू होती है। तो चलिए उस गैलेक्टिक स्केल से जूम इन करते हैं और अंदर की तरफ एक सफर पर निकलते हैं, क्योंकि अरबों साल पहले इसी आकाशगंगा के एक खास कोने में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिससे हमारा, आपका, हम सबका वजूद जुड़ा हुआ है। ये कहानी है हमारे अपने घर के बनने की। ठीक है, तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम अपनी कॉस्मिक कहानी की शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे खौस यानी अराजकता से एक ऑर्डर बना, फिर एक दिलचस्प साइंटिफिक डिबेट को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे सूरज ने सेंटर स्टेज लिया, और आखिर में इस अंधेरे में मौजूद रोशनियों से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आवर कॉस्मिक स्टोरी बिगिंस, मतलब हमारे घर का, हमारे मोहल्ले का एक लोकल इतिहास। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये कमाल का पर्सपेक्टिव देती है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड बना था करीब 13.8 अरब साल पहले, और उसकी तुलना में हमारा सोलर सिस्टम, अरे वो तो काफी नया है। ये बनना शुरू हुआ लगभग 4.8 अरब साल पहले, और उसके कुछ ही समय बाद करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी अपनी पृथ्वी ने आकार लिया। मतलब कॉस्मिक स्केल पर हम काफी यंग हैं। अगला पड़ाव, फ्रॉम केओस टू ऑर्डर। तो ये सब बना कैसे? कैसे उस खालीपन और बिखराव से एक इतना सुंदर व्यवस्थित सिस्टम पैदा हो गया? अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं, शुरुआत ग्रहों से नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े विशाल बादल से। इस बादल को विज्ञान की भाषा में कहते हैं नेब्यूला। ये असल में गैस और धूल से बनी एक बहुत बड़ी चपटी घूमती हुई डिस्क थी। आप सोचिए, जैसे कोई हवा में बहुत बड़ा पिज्जा बेस घुमा रहा हो, और फिर आई सीन में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण
इसी फोर्स ने इस बादल को अंदर की तरफ खींचना, सिकोड़ना शुरू किया, जिससे ये और तेजी से घूमने लगा। तो अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, बादल घूम रहा था, ग्रेविटी अपना काम कर रही थी, पर इससे प्लैनेट्स मतलब ग्रह ठीक ठीक बने कैसे? इस पर वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी। मोटे तौर पर दो आइडियाज सामने आए। पहला था नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे इमैनुअल कांट और पियर सिमोन लप्लास जैसे विचारकों ने दिया। उनका मानना था कि सूरज और सारे ग्रह सीधे उसी घूमते हुए नेबुला से ही कंडेंस्ड होकर मतलब सिकुड़कर बन गए। वही दूसरी तरफ थी प्लैनेटेसिमल थियरी, जिसे चैम्बरलिन और मुल्टन ने दिया। इनका कहना था कि नहीं, पहले छोटे छोटे पिंड बने जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, और फिर ये आपस में टकरा टकरा कर जुड़ कर बड़े ग्रहों में बदल गए। वैसे आज के समय में ज्यादातर सबूत नेबुलर हाइपोथेसिस की तरफ ही इशारा करते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे और एक बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर, द सन टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं थी, ये तो इंसानी सोच में आई एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। सोचिए जरा, हजारों सालों तक हमारी पूरी सभ्यता ये मानती आई कि पृथ्वी, हमारी अर्थ ही हर चीज का केंद्र है। सूरज, चांद, तारे सब हमारे चक्कर काटते हैं। पर क्या ये सच था? हमारे सिस्टम के असली केंद्र में कौन है? इस एक सवाल ने सब कुछ बदलकर रख दिया। और फिर जवाब लेकर आए निकोलस कोपर्निकस। उन्होंने दुनिया के सामने रखा हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ये शब्द आया है हीलियो से, जिसका मतलब होता है सूरज। और इस मॉडल ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी बात कही। केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और पृथ्वी समेत बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। बस इस एक आइडिया ने ब्रह्मांड में हमारी जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि सूरज ही सेंटर में क्यों है, कोई और क्यों नहीं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मैस, यानी द्रव्यमान। इस चार्ट को देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मैस अकेले सूरज में है। बाकी सब कुछ, सारे ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सब मिलाकर सिर्फ 0.14% है। और क्योंकि ग्रेविटी का सीधा कनेक्शन मैस से होता है, सूरज की इसी जबरदस्त ग्रेविटी ने, इसी खिंचाव ने बाकी हर चीज को अपनी अपनी ऑर्बिट में, अपनी अपनी कक्षा में बांध कर रखा है। ये हमारे सिस्टम का एंकर है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, लाइट्स इन द डार्कनेस। चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम के निवासियों से, इसके इनहैबिटेंट्स से। देखिए, यहां चीजों को समझना बहुत ही आसान है। इस सिस्टम में बस दो तरह की चीजें हैं। पहली है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी वो चीजें जो अपनी खुद की रोशनी पैदा करती हैं, जैसे एक बल्ब या मोमबत्ती। और हमारे सोलर सिस्टम में इसका सबसे बड़ा बल्कि इकलौता बड़ा उदाहरण है हमारा सूरज, जो कि एक तारा है। और फिर हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये अपनी रोशनी नहीं बनाते, ये तो बस आईने की तरह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी चमकाते हैं। इसमें हमारे ग्रह, हमारा चांद, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स सब कुछ आ जाता है। ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब हम चांद को चमकता हुआ देखते हैं तो असल में हम एक ठंडी भूरी चट्टान से टकराकर लौटती हुई सूरज की रोशनी देख रहे होते हैं। कमाल की बात है ना? रात के आसमान में हमारा सबसे चमकीला साथी चांद, वो खुद नहीं चमकता, वो तो बस सूरज की रोशनी हम तक भेज रहा है। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हमने कहानी का मंच तैयार कर लिया है। हमने केंद्र में सूरज जैसे मैसिव एंकर को रख दिया है, और हम किरदारों से भी मिल चुके हैं। लेकिन वो कौन सा इंजन है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है? इसे ये सारी एनर्जी, ये सारी शक्ति आखिर मिलती कहां से है? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें अगली कड़ी में, जहां हम इस सिस्टम के इंजन रूम में दाखिल होंगे। हम खुद उस तारे के यानी हमारे सूरज के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि वो क्या है और उसकी ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। आज हम हमारे सोलर सिस्टम के पावर हाउस, हमारे अपने तारे सूरज के अंदर झांकने वाले हैं। ये सिर्फ आग का गोला नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इंजन काम कैसे करता है? चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखती है। लेकिन ग्रेविटी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज हम उस तारे के अंदर एक सफर पर चलेंगे, ये पता लगाने के लिए कि उसकी इतनी सारी एनर्जी का असली सोर्स क्या है।
तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये सूरज है क्या? हम सब ने बचपन से सुना है कि ये आग का एक बहुत बड़ा गोला है ना? पर मजे की बात ये है कि ये शायद सबसे बड़ा मिथक है जो हम सूरज के बारे में जानते हैं। सच तो यह है कि सूरज में आग जल ही नहीं रही। ये असल में प्लाज्मा का एक डायनामिक, एक मैग्नेटिक गोला है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लाज्मा क्या चीज है? वेल, ये मैटर की चौथी स्टेट है। देखिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है। अब जरा सोचिए, अगर उसी भाप को और ज्यादा गर्म किया जाए, मतलब लाखों डिग्री तक, तो क्या होगा? उसके एटम्स टूट जाएंगे और बस वही बन जाएगा प्लाज्मा। अब हमारे तारे के असल स्केल को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये इतने विशाल हैं कि इन्हें पूरी तरह से समझ पाना लगभग नामुमकिन है। चलिए कुछ फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। सूरज हमसे ऑन एन एवरेज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा सोचिए, अगर आप एक हवाई जहाज से सूरज तक का सफर करते तो आपको वहां पहुंचने में लगभग 20 साल लग जाते, वो भी बिना रुके। और इसके साइज का क्या? सूरज का जो डायमीटर है वो करीब 14 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसी 1, 2 या 100 नहीं, बल्कि पूरी 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर फिट हो सकती हैं। ये सचमुच अविश्वसनीय रूप से विशाल है। अब बात करते हैं तापमान की। सूरज की सतह यानी सरफेस का तापमान है करीब 5800 केल्विन। अब ये केल्विन जो है टेम्परेचर नापने की एक साइंटिफिक यूनिट है। तो 5800 केल्विन हुआ लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, जो कि जाहिर है बहुत गर्म है। लेकिन ठहरिए, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके सेंटर में यानी इसके कोर में तापमान बढ़कर 1,57,00,000 केल्विन तक पहुंच जाता है। सतह और केंद्र के बीच तापमान का ये जबरदस्त फासला ही सूरज की शक्ति का असली राज है। तो ये इतना विशाल तारा आखिर बना किस चीज से है? क्या इसमें लोहा, पत्थर या कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। सूरज लगभग 73% हाइड्रोजन और 26% हीलियम से बना है। बाकी सब कुछ सिर्फ 1% में आ जाता है। और यही हाइड्रोजन सूरज का फ्यूल है, और यही उसकी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब जब हम सूरज के स्केल को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए हमारे प्लैनेट के साथ इसके कनेक्शन पर फोकस करते हैं। और ये कनेक्शन शुरू होता है रोशनी के सफर से। ये एक माइंड बेंडिंग फैक्ट है। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी सूरज को देखते हैं, हम उसे रियल टाइम में नहीं बल्कि उसके पास्ट में देख रहे होते हैं। अगर मान लीजिए सूरज अचानक गायब हो जाए, तो हमें इसका पता भी 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद ही चलेगा। सूरज और हमारे सोलर सिस्टम पर उसके असर की स्टडी इतनी विशाल और इतनी जरूरी है कि इसके लिए साइंस की एक पूरी ब्रांच डेडिकेट की गई है। इसे कहते हैं हेलियोफिजिक्स। हेलियो का मतलब है सूरज, और फिजिक्स का मतलब तो हम जानते ही हैं, भौतिकी। तो ये है सूरज की फिजिक्स का साइंस, जो हमारे तारे के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था। सूरज की इस जबरदस्त शक्ति का आखिर राज क्या है? चलिए इसके न्यूक्लियर इंजन के बारे में जानते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। पृथ्वी पर हमें कुछ भी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो फिर स्पेस के वैक्यूम में जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई तारा अरबों सालों तक कैसे जल सकता है? इसका जवाब यह है कि यहाँ जलना शब्द ही सही नहीं है। सूरज में कोई केमिकल बर्निंग नहीं हो रही है, यहाँ कुछ और हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल। इसका जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये वो प्रोसेस है जो सूरज को पावर देता है। सूरज के कोर में एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हल्के एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा मास एनर्जी में बदल जाता है। और आइंस्टाइन के E=mc² के मुताबिक वो थोड़ा सा मास भी एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका पैदा करता है। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेस होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सूरज का कोर। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब स्टेप 2, इस एक्सट्रीम माहौल में हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से जबरदस्त तेजी से टकराते हैं और एक दूसरे में मिल जाते हैं। फिर आता है स्टेप 3, 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है।
जो हीलियम एटम बनता है ना, उसका मास उन 4 हाइड्रोजन एटम्स के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता है। तो वो जो मास गायब हो गया, वो कहाँ गया? बस यही है असली खेल। स्टेप 4, वही खोया हुआ मास एनर्जी में बदल गया, और यही वो एनर्जी है जो अरबों सालों से सूरज को शक्ति दे रही है। और ये एनर्जी तारे को उसका रंग देती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, किसी तारे का रंग उसके तापमान का सीधा सीधा सिग्नल होता है। सबसे गर्म तारे नीले दिखते हैं, जबकि ठंडे तारे लाल। और हमारा सूरज, जिसे येलो ड्वार्फ या पीला बौना तारा कहा जाता है, इस स्पेक्ट्रम के ठीक बीच में आता है। इसका ये तापमान न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा हुई एनर्जी का ही सीधा नतीजा है। तो हमने अब तक क्या सीखा? चलिए सूरज के बारे में हमारी समझ को एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, इसकी विशालता से लेकर इसके कोर में होने वाले प्रोसेसेस तक। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, सूरज आग का गोला नहीं है। ये एक विशाल नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये लगातार अपने फ्यूल यानी हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यही प्रोसेस इसकी शक्ति का, इसकी गर्मी का और इसकी रोशनी का असली सोर्स है। लेकिन ये विशाल रिएक्टर शांत और स्टेबल बिल्कुल नहीं है। ये एक हिंसक, अशांत जगह है। तो सवाल ये उठता है कि इस परमाणु भट्टी के अंदर कौन से शक्तिशाली तूफान और मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स होते हैं? सूरज की अलग अलग लेयर्स कैसी हैं? और इसकी सतह पर होने वाले धमाकों का हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। पिछले भाग में हमने ये तो समझ लिया था कि हमारा सूर्य, द सन, न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए, मतलब हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर कैसे इतनी जबरदस्त ऊर्जा बनाता है। लेकिन वो तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऊर्जा सूर्य के धधकते हुए कोर यानी उसके केंद्र से निकलकर अंतरिक्ष के सन्नाटे को पार करते हुए पूरे 15 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफर तय करके हम तक पहुंचती कैसे है? यही वो सवाल है जो आज हमें सूर्य के अंदर एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाने वाला है, परत दर परत उसके सारे राज खोलने के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं सोलर इंजन के अंदर। अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे सूर्य के बिल्कुल बीच से, उसके केंद्र से। आप इसे हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस कह सकते हैं, या फिर इंजन रूम, जहां सारी की सारी शक्ति बनती है और अपना लंबा सफर शुरू करती है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा का ये सफर 3 हिस्सों में बटा है। सबसे अंदर है द कोर यानी केंद्र। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बना देते हैं, और इस प्रोसेस में गामा किरणों के रूप में ढेर सारी एनर्जी निकलती है। अच्छा, इसके ठीक बाहर आता है द रेडिएटिव जोन। ये एक बहुत ही घना इलाका है जहां एनर्जी के पार्टिकल्स, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम तक टकराते टकराते बहुत ही धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते हैं। और जानते हैं, एक अकेले फोटॉन को इस जोन से बाहर निकलने में हजारों साल लग सकते हैं। सोचिए जरा। और फिर सबसे बाहरी परत है द कन्वेक्शन जोन। यहाँ पर एनर्जी गर्म प्लाज्मा की बड़ी बड़ी धाराओं के जरिए सतह तक पहुँचती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है ना, गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है, और बस इसी चक्कर में एनर्जी को सतह तक पहुँचा देता है। तो सूर्य के इस अनदेखे इंजन रूम से बाहर निकलकर अब हम बढ़ते हैं उसके वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की तरफ। ये वो परतें हैं जिन्हें हम असल में पृथ्वी से देख सकते हैं, और यहीं से सूर्य की सारी एनर्जी स्पेस में फैलना शुरू होती है। अब देखिए, सूर्य के इस वायुमंडल में भी 3 खास परतें हैं, और हर एक की अपनी अलग पहचान है, द फोटोस्फीयर, द क्रोमोस्फीयर और द कोरोना। तो चलिए एक एक करके इन परतों को समझते हैं। तो सबसे पहले है द फोटोस्फीयर। असल में ये सूर्य की वो सतह है जो हमें रोज दिखाई देती है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित तरीकों से ही देखना चाहिए। इसकी सतह को अगर करीब से देखें तो एक उबलते हुए दानों जैसा पैटर्न दिखता है। इसे ग्रैन्युलेशन कहते हैं, और ये नीचे से आने वाली कन्वेक्शन करंट्स की वजह से बनता है। पृथ्वी तक जो भी रोशनी और गर्मी पहुंचती है ना, वो ज्यादातर इसी परत से आती है। फोटोस्फेयर के ठीक ऊपर आती है द क्रोमोस्फेयर। ये गैस की एक पतली सी लाल रंग की परत है। अब होता क्या है कि फोटोस्फेयर की तेज चमक के आगे ये बेचारी दिखती ही नहीं, छिप जाती है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है और चांद फोटोस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेता है, तब कुछ पलों के लिए ये खूबसूरत लाल रंग की रिंग की तरह नजर आती है।
और हाँ, यहीं पर सोलर फ्लेयर्स जैसी कई विस्फोटक घटनाएं भी शुरू होती हैं। और फिर आती है सबसे बाहरी परत, द कोरोना। और ये सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखती है, एक दूधिया सफेद रोशनी के घेरे की तरह। पर हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सूर्य की सतह से भी 100 गुना ज्यादा गर्म। अब ये इतनी ज्यादा गर्म क्यों है, ये आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और जरा इस नज़ारे को देखिए। ये हमें ब्रह्मांड में हमारी असली जगह दिखाता है। जैसे हमारा और आपका एक घर का पता होता है ना? ठीक वैसे ही हमारे सूर्य का भी एक गैलेक्टिक पता है। ये हमारी अपनी आकाशगंगा द मिल्की वे की एक छोटी सी स्पाइरल आर्म, जिसका नाम है ओरायन स्पर, उसमें मौजूद है। कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े शहर के एक शान से कोने में रहते हैं। तो अभी तक हमने सूर्य के स्ट्रक्चर को समझा, जो सुनने में काफी स्थिर सा लगता है ना? लेकिन अब हम उसके दूसरे पहलू को देखेंगे, उसके तूफानी और हमेशा बदलने वाले स्वभाव को। सूर्य कोई शांत आग का गोला नहीं है, बल्कि ये आग के जबरदस्त तूफानों का घर है। सूर्य की सतह पर जो ये सनस्पॉट्स यानी सौर कलंक दिखते हैं, वो अक्सर एक पहेली की तरह लगते हैं। आखिर ये काले क्यों दिखते हैं? अच्छा, इसका कारण है इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी, यानी बहुत ही ताकतवर चुंबकीय हलचल। ये हलचल सूर्य के अंदर से सतह पर आने वाली गर्मी के फ्लो को रोक देती है, और इसका असर ये होता है कि सतह का वो हिस्सा अपने आसपास के इलाकों से, जो हजारों डिग्री गर्म होते हैं, उनसे थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और बस इसी वजह से वो हमें एक काले धब्बे जैसा दिखता है। वैसे कहने को ठंडा है, पर ये धब्बे भी अपने आप में बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। और हाँ, जहाँ सनस्पॉट्स होते हैं ना, वहीं अक्सर सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं भी भड़क उठती हैं। ये एनर्जी और रेडिएशन के अचानक होने वाले बहुत शक्तिशाली धमाके होते हैं। ये तब होते हैं जब सनस्पॉट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आपस में उलझ जाते हैं और उनकी सारी एनर्जी अचानक से रिलीज हो जाती है। आपको अंदाजा है, एक बड़ी सौर ज्वाला में अरबों एटम बॉम्ब के बराबर एनर्जी हो सकती है। तो सूर्य की ये जबरदस्त एनर्जी और एक्टिविटी सिर्फ वहीं तक नहीं रहती, ये सीधा हम पर यानी पृथ्वी पर भी असर डालती है। तो अब देखते हैं कि कैसे सूर्य से आने वाली सौर हवा, जिसे सोलार विंड कहते हैं, हमारे ग्रह पर प्रकृति के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक यानी ऑरोराज को जन्म देती है। ऑरोराज बनने का प्रोसेस बड़ा सीधा सा है, 3 स्टेप्स में होता है। पहला, सोलर विंड यानी सौर हवा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर यानी हमारे चुंबकीय सुरक्षा कवच से टकराती है। दूसरा, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को हमारे मैग्नेटिक पोल्स यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींच लिया जाता है। और तीसरा, जब ये पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर की गैसों से टकराते हैं, तो वो गैसें चमकने लगती हैं और हमें आसमान में वो रंग बिरंगी लाइट्स दिखाई देती हैं। और हाँ, इन खूबसूरत रोशनियों के 2 अलग-अलग नाम हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि ये दिख कहाँ रही हैं। उत्तरी ध्रुव पर इन्हें कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस या फिर नॉर्दर्न लाइट्स, और दक्षिणी ध्रुव पर इन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो सवाल फिर वही है कि पृथ्वी इस लगातार आने वाली सोलर विंड्स से खुद को बचाती कैसे है? हमारा ग्रह एक अदृश्य सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, जिसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के 2 बहुत बड़े छल्ले हैं, एक तरह की ढाल, जो हमारे प्लैनेट को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये सूर्य से आने वाले सबसे खतरनाक रेडिएशन को पकड़ लेते हैं और हमें महफूज रखते हैं। सच तो ये है कि इस ढाल के बिना पृथ्वी पर जीवन शायद मुमकिन ही नहीं होता। तो हमने अपने सोलर सिस्टम के इंजन यानी सूर्य को काफी गहराई से समझ लिया है। अब वक्त है अपना ध्यान उन ग्रहों और बाकी पिंडों की तरफ मोड़ने का, जो लगातार इसका चक्कर लगाते हैं। यहाँ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है और हमें सीरीज के अगले रोमांचक हिस्से की तरफ ले जाता है। तो हमारा ये सफर सूर्य के कोर से शुरू हुआ, उसके एटमॉस्फेयर से गुजरा, और हमने देखा कि कैसे उसकी ताकत हमारे अपने ग्रह तक पहुंचती है। अब हम उन दुनियाओं की ओर बढ़ेंगे जो इस महान इंजन के चारों ओर घूमती हैं। तो क्या आप हमारे साथ मॉड्यूल 3.1 क्लासिफिकेशन एंड द इनर सैंक्टम की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जहां हम ये जानेंगे कि चट्टानी ग्रहों और गैस के बड़े बड़े गोलों में आखिर क्या फर्क होता है और उनकी अपनी अपनी क्या कहानियां हैं। नमस्कार।
पिछली बार हमने हमारे सौर मंडल के धधकते हुए दिल यानी सूरज की दुनिया में झांका था। तो आज हम अपनी यात्रा बाहर की ओर शुरू कर रहे हैं, उसके बच्चों से यानी प्लैनेट से मिलने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे तारे के बच्चे हैं, पर वो सब एक जैसे नहीं हैं। असल में वे दो बहुत ही अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं। इन्हीं दो ग्रुप्स को हम टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। आज हम इन्हीं दो परिवारों के बीच के फर्क को और गहराई से समझेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स वो इस बंटवारे को एक बड़ा ड्रामेटिक नाम देते हैं, द ग्रेट डिवाइड यानी महान विभाजन। सोचिए, ये एक तरह की अदृश्य लाइन है जो हमारे सौर मंडल को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। तो सवाल ये है कि ये ग्रेट डिवाइड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये काल्पनिक सीमा है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी बनाती है। इस लाइन के एक तरफ हैं छोटे चट्टानी ग्रह और दूसरी तरफ है गैस से बने विशाल गोले। ये हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बंटवारा है। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं इन दोनों परिवारों को और समझते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने अलग क्यों और कैसे हैं। अब यहां देखिए, ये स्लाइड इन दोनों परिवारों के बीच का अंतर एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है टेरेस्ट्रियल ग्रह, ये नाम टेरा से आया है जिसका मतलब है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं, इनकी सतह ठोस है। और दूसरी तरफ है जोवियन ग्रह, ये नाम जोव यानी जुपिटर से आया है। तो ये बृहस्पति जैसे विशाल गैस के गोले हैं जिनकी कोई ठोस सतह ही नहीं है। टेरेस्ट्रियल ग्रह सूरज के पास हैं, साइज में छोटे हैं और उनके पास या तो कोई चांद नहीं है या बहुत कम है। वहीं जोवियन ग्रह सूरज से बहुत दूर हैं, बहुत ही ज्यादा विशाल हैं और उनके पास दर्जनों चांद और शानदार रिंग सिस्टम्स भी हैं। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं हमारी ग्रैंड टूर। पहला पड़ाव, सूरज की आग के सबसे करीब का ग्रह मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का डायमीटर है सिर्फ 4900 किलोमीटर। ये नंबर इसे हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए यह हमारे चांद से बस जरा सा ही बड़ा है। और ये नंबर 88 अर्थ डेज, मतलब सिर्फ 88 दिनों में यह सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी के इतने करीब होने का मतलब है कि यह सौरमंडल का अ ट्रू स्पीडस्टर है, एक रेस कार की तरह जो लगातार सूरज के चक्कर काट रही है। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा एक ऐसी दुनिया जहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और एटमॉस्फेयर के बिना गर्मी को पकड़कर रखने या फैलाने का कोई तरीका नहीं होता। इसीलिए मर्क्यूरी पर सब कुछ एक्सट्रीम है। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। अब मर्क्यूरी से थोड़ा और बाहर चलते हैं और हम पहुंचते हैं दूसरे ग्रह पर, वीनस। एक ऐसी दुनिया जो विरोधाभासों से भरी है। इसे अक्सर अर्थ्स ट्विन यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पर यह नाम ये काफी धोखा दे सकता है। तो यहां एक सवाल बनता है, जरा सोचिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? जो सूरज के सबसे करीब है, मर्क्यूरी, या फिर दूसरे नंबर वाला, वीनस? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मर्क्यूरी होगा, है ना? पर क्या कॉमन सेंस यहां सही है? अ सरप्राइजिंग आंसर है वीनस। जी हां, वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, मरकरी से भी ज्यादा गर्म, जबकि वो सूरज से ज्यादा दूर है। तो ऐसा क्यों है? यही तो असली मिस्ट्री है। और इसकी वजह है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं द रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट। मतलब एक ऐसा ग्रीनहाउस इफेक्ट जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। देखिए, स्टेप 1, ये ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने मोटे बादलों से ढका हुआ है। स्टेप 2, ये बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं, सूरज की गर्मी को अंदर आने तो देते हैं पर उसे बाहर नहीं जाने देते। एंड स्टेप 3, नतीजा, सतह का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मरकरी से भी कहीं ज्यादा, इतना गर्म कि वहां सीसा लेड भी पिघल जाता है। और यही बात वीनस को एक पहेली बनाती है। एक तरफ इसे अर्थ्स ट्विन कहते हैं क्योंकि साइज और मास में ये पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बहुत ही भयानक है। ये सबसे गर्म ग्रह है, इसका रोटेशन सबसे धीमा है, मतलब यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। और इसका एटमॉस्फेयर वो जहरीले सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। ये सच में एक अ लिविंग हेल है। तो इन दो दुनियाओं की हमारी खोज यहाँ खत्म होती है, एक जलती हुई, एक जहरीली। अब हम एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है,
एक खास जोन जिसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, जहां सब कुछ मे बी जस्ट राइट हो सकता है। तो हमने अभी तक क्या देखा? एक बंजर तेज रफ्तार चट्टान मर्करी और एक जहरीली उबलती हुई भट्टी वीनस। साफ है कि ये दोनों ही जगह जीवन के लिए बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो अगली दुनिया है उसे क्या चीज एक घर बनाती है? क्या है उस नीले ग्रह में जो उसे इन सबसे अलग करता है? ये हम जानेंगे अपने अगले पड़ाव पर, जब हम पृथ्वी और मंगल की यात्रा करेंगे। बने रहें। तो सौरमंडल की हमारी यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा, पिछली बार हम शुक्र ग्रह की उस झुलसा देने वाली आग की भट्टी जैसी दुनिया को पीछे छोड़ आए थे। और अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पड़ाव है ब्रह्मांड में अब तक का जाना पहचाना इकलौता नखलिस्तान, हमारा अपना घर। जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं पृथ्वी पर। इसे द ब्लू अनोमली या एक नीला अजूबा कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपने आसपास के ग्रहों से इतनी अलग है, एक ऐसी दुर्लभ जगह जहां जिंदगी फलती फूलती है। ये जो 70% का आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और जानते हैं, इसी वजह से जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये खूबसूरत नीले कंचे जैसा दिखता है। तभी तो हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये है पृथ्वी का घनत्व, या जिसे हम अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी चीज के अंदर का पदार्थ कितना कसकर, कितना मजबूती से एक साथ बंधा हुआ है। जैसे सोचिए, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा। लोहा कितना छोटा और भारी महसूस होता है ना? बस यही है ज्यादा डेंसिटी। और 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के साथ हमारी पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से सघन है। असल में ये इतना ज्यादा है कि ये पूरे सौरमंडल के किसी भी ग्रह का सबसे ज्यादा घनत्व है। इस हिसाब से पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम की हैवी वेट चैंपियन है। और ये इतना ज्यादा घनत्व आता है इसके भारी धातु वाले कोर यानी केंद्र से, जो हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। कमाल है ना? चलिए अब जल्दी से कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। हमारा सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? ज्यादातर लोग कहेंगे मंगल, लेकिन नहीं, वो शुक्र है। और सूरज के बाद हमारा सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। और हां, हमारा सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, हमारा प्यारा चंदा मामा। तो ठीक है, अब पृथ्वी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। हम चट्टानी ग्रहों के बाहरी किनारे की ओर निकल रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है मंगल, यानी लाल सहरद। मंगल को अक्सर लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, पर ऐसा क्यों है? वजह है इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड, जिसे हम और आप आम भाषा में जंग कहते हैं। जी हां, बिल्कुल वही जंग जो लोहे पर लगता है। इसी जंग लगी मिट्टी की वजह से मंगल को अपना वो खास लाल रंग मिला है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, पृथ्वी पर हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है ना? वहीं मंगल पर एक दिन, जिसे वहां सोल कहा जाता है, वो होता है 24 घंटे और 37 मिनट का। मतलब वहां का दिन हमारे दिन से बस थोड़ा ही लंबा है। ये समानता सच में हैरान करने वाली है। मंगल ग्रह भले ही पृथ्वी से छोटा हो, लेकिन यहां कुछ इतने विशाल भूवैज्ञानिक चमत्कार हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए मंगल के इन दिग्गजों और इसके चांद पर एक नजर डालते हैं। मिलिए ओलिम्पस मॉन्स से। ये सिर्फ मंगल का ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पहाड़ है। जी, आपने सही सुना। इसकी ऊंचाई है लगभग 25 किलोमीटर। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन रुकिए, चलिए इसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। ये ओलंपस मॉन्स हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। जरा सोचकर देखिए, इससे पता चलता है कि मंगल पर चीजों का पैमाना कितना विशाल, कितना जबरदस्त हो सकता है। अब जहां पृथ्वी के पास एक बड़ा सा गोल चांद है, वहीं मंगल के पास 2 छोटे छोटे आलू जैसे आकार के चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद कभी एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह हुआ करते थे, जिन्हें मंगल की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचकर कैद कर लिया। ये हमारे अपने चांद से कितने अलग हैं। और अब हम अपनी यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा पर आ पहुंचे हैं।
ये वो जगह है जो सौर मंडल के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है। हम प्रवेश कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, या कह लीजिए द ग्रेट एस्ट्रॉयड डिवाइड में। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मौजूद चट्टानों और मलबे का एक बहुत बड़ा मैदान है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये उन ग्रहों के बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं जो बृहस्पति की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से कभी बन ही नहीं पाए। नासा के ओसाइरिस रेक्स जैसे मिशन बेनू जैसे एस्ट्रॉइड्स की स्टडी इसीलिए करते हैं ताकि हमारे सौर मंडल की शुरुआत के राज खुल सकें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये बेल्ट एक ग्रेट डिवाइड, एक महान विभाजन की तरह है। इस लाइन के अंदर की तरफ, यानी बुध से लेकर मंगल तक, सब छोटे चट्टानी स्थलीय ग्रह हैं, और इस लाइन के बाहर की तरफ सब के सब विशाल जोवियन गैस जाइंट्स हैं, यानी गैस के बड़े बड़े गोले जिनकी कोई ठोस जमीन नहीं होती। ये हमारे सौर मंडल के बनावट की एक मौलिक विभाजन रेखा है। तो इसी के साथ हमने सौर मंडल के अंदरूनी चट्टानी दुनिया की अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब हम एक ऐसे इलाके में कदम रखने जा रहे हैं जहां का पैमाना, जहां का आकार नाटकीय रूप से बदल जाता है। अब हम दिग्गजों के दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस महान विभाजन के उस पार कौन से दैत्य, कौन से टाइटन्स हमारा इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा अगली बार, जब हम बृहस्पति और उससे भी आगे का सफर तय करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, हमारे सौर मंडल के इस सफर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछली बार हम अंदरूनी चट्टानी ग्रहों की दुनिया घूम कर आए थे। आज हम एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार कर एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो कह सकते हैं विशाल है, रहस्यमयी है और बिल्कुल अलग है। तो समझिए, अब हम चट्टानी गर्म ग्रहों को पीछे छोड़ आए हैं। अब हम सौर मंडल के एक ऐसे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो बिल्कुल ही नया है। ये है दानवों का इलाका। तो चलिए इस सफर का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम यही जानेंगे कि ये जोवियन ग्रह जो है वो चट्टानी ग्रहों से इतने अलग क्यों हैं? आखिर क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जोवियन प्लैनेट्स आखिर हैं क्या। देखिए, ये गैस और लिक्विड से बनी हुई बहुत बहुत विशाल दुनियाएं हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन पर खड़े होने के लिए कोई ठोस जमीन है ही नहीं। मतलब सोच के देखिए, आप बस बादलों और गैसों के एक कभी न खत्म होने वाले समंदर में उतरते ही जा रहे हैं। अच्छा, इन जोवियन ग्रहों को भी ना दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तरफ है गैस जायंट्स यानी जुपिटर और सैटर्न, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने हैं, और दूसरी तरफ है आइस जायंट्स यूरेनस और नेपट्यून, जिनमें मीथेन जैसी बर्फीली गैसें ज्यादा हैं। आज हम गैस जायंट्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और आइस जायंट्स का ये जो सफर है उसे अगले पड़ाव के लिए बचा कर रखेंगे। तो तैयार हो जाइए, हमारा पहला पड़ाव है सौर मंडल का अनडिस्प्यूटेड किंग, तूफानों का देवता जुपिटर। चलिए इसके विशाल आकार और इसकी कुछ अद्भुत विशेषताओं की दुनिया में चलते हैं। अंदाजा लगाइए, जुपिटर पर एक दिन कितना लंबा होता होगा। इतना बड़ा ग्रह है तो शायद कई दिन लगते होंगे। नहीं, सिर्फ 9 घंटे और 55 मिनट। है ना हैरान करने वाली बात? मतलब इतना विशाल होने के बावजूद ये ग्रह हमारे सौरमंडल में सबसे तेज घूमता है। जी हाँ, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा दिन। अपनी इसी अविश्वसनीय रफ्तार की वजह से ना जुपिटर को सौरमंडल का सुपर स्पिनर भी कहा जाता है। जरा सोचिए, इतने बड़े ग्रह पर दिन और रात कितनी जल्दी जल्दी बदलते होंगे। जुपिटर की कुछ और भी खास पहचान है। एक, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, रात के आसमान में ये चांद और वीनस के बाद तीसरी सबसे चमकीली चीज है। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान सदियों से चलता आ रहा एक महातूफान, द ग्रेट रेड स्पॉट। तो ये ग्रेट रेड स्पॉट आखिर है क्या? इसे आप एक बहुत बड़े परमानेंट हाई प्रेशर रीजन के तौर पर सोच सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर मौसम के सिस्टम बनते हैं, बस ये इतना विशाल है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है। और ये कोई आम तूफान नहीं है, ये कम से कम 300 सालों से लगातार चल रहा है। चलिए अब जुपिटर ग्रह से थोड़ा हटकर इसके पूरे सिस्टम पर नजर डालते हैं। जुपिटर के इतने सारे चांद और इतने रिंग्स हैं कि ये अपने आप में ही एक छोटा मोटा सोलर सिस्टम जैसा लगता है।
जुपिटर के पास 1 या 2 नहीं बल्कि 95 से भी ज्यादा मून्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है ना? ये बात इसके मिनी सोलर सिस्टम होने के दावे को और मजबूत करती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि जब हम सैटर्न पर पहुंचेंगे ना तो ये गिनती और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाएगी। जुपिटर के इन 95 से ज्यादा चंद्रमाओं में से 4 सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें गैलीलियो ने 1610 में खोजा था। इनके नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये खोज एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसने पहली बार ये साबित किया कि हर चीज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती। यहाँ एक और हैरान करने वाला फैक्ट है। जुपिटर का चांद गैनीमेड असल में मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। जी, बिल्कुल सही सुना। हमारे सौर मंडल में एक चांद एक पूरे ग्रह से भी बड़ा है। ये जुपिटर के सिस्टम के विशाल होने का एक और जीता जागता सबूत है। चलिए अब अपनी यात्रा के अगले चरण पर चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है दूसरा गैस जायंट सैटर्न, जिसे हम सब उसके शानदार और खूबसूरत छल्लों यानी रिंग्स की वजह से जानते हैं। सैटर्न के रिंग्स के रहस्य को समझने में हमें सदियां लग गई। 1655 में क्रिस्टियान हुइजेंस वो पहले इंसान थे जिन्होंने सही बताया कि ये असल में रिंग्स हैं, और उसके ठीक 10 साल बाद जियोवानी कसीनी ने एक और खोज की। उन्होंने देखा कि इन रिंग्स के बीच एक बड़ा सा गैप है, जिसे आज हम कसीनी डिवीजन के नाम से जानते हैं। एक आम गलतफहमी है कि ये रिंग्स ठोस हैं, मतलब सॉलिड हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अरबों छोटे छोटे चट्टानों और बर्फ की टुकड़ों से बने हैं, जो सभी छोटे छोटे चंद्रमाओं की तरह ग्रह का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सैटर्न की कहानी सिर्फ उसकी रिंग्स पर खत्म नहीं होती। इसका एक और रहस्य है जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा, और इसका ताल्लुक इसकी बनावट से है। जरा ये संख्या देखिए, 0.69 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है सैटर्न का घनत्व, यानी उसकी डेंसिटी। पहली नजर में ये एक मामूली सी संख्या लगती है, लेकिन यही संख्या इस ग्रह के सबसे बड़े राज का दरवाजा खोलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब सैटर्न की डेंसिटी पानी से भी कम है। और यहीं से वो मशहूर कहावत आती है कि अगर कहीं से इतना बड़ा बाथटब मिल जाए ना तो सैटर्न उसमें फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा ग्रह पानी में तैर रहा है। और इसकी वजह यह है कि सैटर्न बना ही है हाइड्रोजन और हीलियम से, ब्रह्मांड के सबसे हल्के एलिमेंट्स। तो असल में ये है क्या? बस गैस का एक बहुत बड़ा फूला हुआ सा गोला। और जैसे जुपिटर का अपना सिस्टम है, वैसे ही सैटर्न का भी है, और ये उससे भी बड़ा है। सैटर्न के पास 274 से भी ज्यादा ज्ञात चांद है। इनमें सबसे मशहूर है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। और हाँ, टाइटन और एनसेलेडस जैसे चांद भविष्य में खोज के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। तो जुपिटर और सैटर्न ये हैं हमारे गैस जायंट्स। विशाल हैं, तूफानी हैं और अपने खुद के छोटे छोटे सौर मंडलों की मेजबानी करते हैं। अब हम सौर मंडल में और भी आगे बढ़ेंगे, जहां ठंड बहुत ज्यादा है और ग्रहों की बनावट भी बिल्कुल बदल जाती है। तो हमारी अगली मंजिल है आइस जायंट्स की बर्फीली और नीली दुनिया। क्या इस ठंडे और रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ना चाहेंगे? तो तैयार हो जाइए अगले मॉड्यूल के लिए, मॉड्यूल 3.4 द आइस जायंट्स। तो सौर मंडल के हमारे इस सफर में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम गैस के विशाल ग्रहों तक गए थे, है ना? पर आज हम और भी आगे, उन ठंडे और ज्यादा रहस्यमयी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। याद होगा हमने जुपिटर और सैटर्न की उन विशाल दुनियाओं की सैर की थी। और आज हमारी ये यात्रा हमें हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर ले जा रही है। मतलब सौर मंडल के सबसे ठंडे, सबसे अंधेरे और सबसे दूर के इलाकों में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से सूरज बस एक और चमकीला तारा जैसा दिखता है। यहाँ हम एक बिल्कुल ही अलग तरह के ग्रहों से मिलेंगे, जिन्हें आइस जायंट्स कहते हैं, मतलब बर्फीले दानव। अब देखिए, ये जुपिटर और सैटर्न जैसे नहीं हैं जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं। नहीं, ये दुनियाएं पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी भारी, जिसे हम बर्फ कह सकते हैं, उससे बनी हैं। और हमारी पहली मंजिल वो है यूरेनस। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इन बर्फीली दुनियाओं में से पहली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे सौर मंडल में वाकई बहुत अजीब और अनोखी है। अब जरा इस नंबर को देखिए,
98 डिग्री। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यकीन मानिए यूरेनस के बारे में जो कुछ भी अनोखा है ना, उसकी लगभग हर वजह इसी नंबर में छुपी है। तो ये 98 डिग्री क्या है? ये है इसका एक्सियल टिल्ट, मतलब इसका अपनी धुरी पर झुकाव। इसको ऐसे समझिए, जहां बाकी सारे ग्रह एक लट्टू की तरह घूमते हैं, वहीं यूरेनस बेचारा अपनी साइड पर लेटकर लुढ़कते हुए सूरज का चक्कर लगाता है, बिल्कुल एक गेंद की तरह। और वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि शायद अरबों साल पहले कोई पृथ्वी के साइज की चीज इससे टकराई होगी और उसी जोरदार टक्कर ने इसे ऐसा झुका दिया। अच्छा, एक और सवाल, इसे ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? मतलब इसका ये जो खास नीला हरा रंग है, ये आता कहाँ से है? इसका सारा राज छिपा है इसके वायुमंडल में मौजूद एक गैस में, मीथेन। अब ये काम कैसे करता है वो समझिए। स्टेप 1, जब सूरज की रोशनी इसके वायुमंडल में आती है तो वो इस मीथेन गैस से टकराती है। फिर स्टेप 2, मीथेन गैस क्या करती है, वो रोशनी के लाल हिस्से को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बचा क्या? स्टेप 3, बचा हुआ हरा और नीला रंग वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है और बस इसी वजह से हमें ये ग्रह इतना सुंदर नीला हरा दिखाई देता है। यूरानस की खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। देखिए, ये पहला ऐसा ग्रह था जिसके बारे में पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता था। इसे एक टेलीस्कोप से खोजा गया था। हुआ ये कि 1781 में एक खगोलशास्त्री थे, विलियम हर्शल। वो बस आसमान में तारों को देख रहे थे, अपना सर्वे कर रहे थे। तभी उन्हें एक चीज दिखी जो बाकियों से अलग चल रही थी, और बस उसी एक खोज ने हमारे सौरमंडल का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हाँ, यूरेनस इस सफर में अकेला नहीं है। इसके पास कम से कम 27 चांद है। सोचिए, 27, और इन सबका एक पूरा सिस्टम है। इनमें से एक चांद है मिरांडा, जो कि कह सकते हैं कि पूरे सौरमंडल की सबसे अजीब जगहों में से एक है। वहाँ बड़ी बड़ी घाटियां हैं, अजीब अजीब सी जमीन है। देखकर ही लगता है कि इसका अतीत बड़ा तूफानी रहा होगा। तो ये तो थी यूरेनस की कहानी। अब यहाँ से और भी दूर चलते हैं, यूरेनस के जुड़वा भाई नेपच्यून के पास। देखते हैं वहाँ क्या नए राज इंतजार कर रहे हैं। अब नेपट्यून की जो खोज की कहानी है ना, वो शायद सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अनोखी है। सच में ये हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसे देखने से पहले सिर्फ गणित से कागज पर खोज लिया गया था। हुआ यूं कि वैज्ञानिकों ने देखा कि यूरेनस अपनी ऑर्बिट में ठीक से नहीं चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है। तब एक फ्रेंच गणितज्ञ अर्बेन लेवरियर ने हिसाब लगाया कि ये अनदेखा ग्रह आखिर होना कहाँ चाहिए। उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस एक जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गैले को भेजी, और कमाल देखे, गैले ने अपना टेलीस्कोप ठीक उसी जगह घुमाया और उसी रात उन्हें नेपट्यून मिल गया। ये वाकई साइंस की एक जबरदस्त जीत थी। नेपट्यून के इस शांत गहरे नीले रंग को देखकर धोखा मत खाइएगा। ये जो इतना शांत दिख रहा है ना, असल में ये सौरमंडल की सबसे तूफानी और हिंसक जगहों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चलती हैं सुपरसोनिक हवाएं, मतलब हवा की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए, पृथ्वी के सबसे भयानक तूफान से भी कहीं ज्यादा तेज। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सूरज से इतनी दूर इस ग्रह को इतनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? ये अब भी एक रहस्य है, पर माना जाता है कि इसकी अंदरूनी गर्मी ही इन भयानक हवाओं को ताकत देती है। तो हमने देखा कि यूरेनस और नेपट्यून दोनों आइस जायंट्स हैं, दोनों जुड़वां जैसे हैं। तो चलिए अब इन दोनों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग। तो अगर इन दोनों जुड़वा ग्रहों को देखें तो इनके दिन की लंबाई लगभग बराबर है। यूरेनस पर 17 घंटे तो नेपच्यून पर 16 घंटे, ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन जब बात आती है एक साल की, मतलब सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने की, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यूरेनस को लगते हैं 84 अर्थ ईयर्स, वहीं नेपच्यून को लगते हैं पूरे 165 साल। दोनों का रंग मीथेन से ही आता है, पर नेपच्यून का नीला रंग ज्यादा गहरा क्यों है, ये एक पहेली है। एक तरफ यूरेनस है द रोलिंग प्लैनेट, मतलब लुढ़कने वाला ग्रह, तो दूसरी तरफ नेपच्यून है द विंडीएस्ट प्लैनेट, सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह। और इनके चांद भी बिल्कुल अलग हैं। यूरेनस का मशहूर चांद है एरियल, तो नेपच्यून का है विशाल और बर्फीला ट्राइटन, जो हमारे सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। और इसी के साथ आइस जायंट्स तक का हमारा ये सफर, हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों तक की ये खोज यहाँ पूरी होती है।
तो मर्क्यूरी के उस झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर नेपट्यून के इन बर्फीले तूफानों तक हमने हर बड़े ग्रह का सफर तय कर लिया है। वाकई एक बहुत लंबा और शानदार सफर रहा है ये। लेकिन अब वक्त है अपनी नजरें वापस घर की तरफ मोड़ने का। हमारे आसमान में वो जो एक जानी पहचानी सी चीज है ना, हमारा चांद, वो अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए बैठा है जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा जब हम चांद के उस अनदेखे हिस्से की पड़ताल करेंगे और उस खगोलीय खेल को समझेंगे जिसकी वजह से वो शानदार ग्रहण लगते हैं। ये एक ऐसी कहानी होगी जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो पूरे सौर मंडल का चक्कर लगाने के बाद चलिए अब घर वापस लौटते हैं, मतलब कि अपने सबसे करीबी खगोलीय साथी पर ध्यान देते हैं, हमारा चांद। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चांद की। इस विश्लेषण में हम हमारे इस प्राकृतिक उपग्रह के कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी शुरुआत आंकड़ों से करना। तो चलिए पहले चांद को कुछ नंबर से जानते हैं। ये आंकड़े हमें इसकी जरूरी बातें समझने में मदद करेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चांद एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है। इसका मतलब है कि वो सूरज की तरह अपनी खुद की रोशनी नहीं बनाता। तो फिर हमें जो ये खूबसूरत चांदनी दिखती है वो असल में सूरज की ही रोशनी है जो चांद की सतह से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब बात करते हैं दूरी की। पृथ्वी और चांद के बीच की औसत दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। सुनने में ये एक बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन इसे इस तरह से सोचिए, चांद से टकराकर रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने में सिर्फ 1.26 सेकंड लगते हैं, मतलब 1.25 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा। इस नजरिए से देखें तो ये विशाल दूरी थोड़ी कम लगने लगती है, नहीं? और अगर हम इसके साइज की बात करें तो चांद का रेडियस यानी कि त्रिज्या करीब 1740 किलोमीटर है। इससे हमें इसके असल आकार का एक अच्छा खासा अंदाजा मिल जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। जैसा कि इस बार चार्ट में साफ दिख रहा है, चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही कम है, सिर्फ 16.7%। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी की ग्रेविटी का बस छठा हिस्सा। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होता है? ये देखिए, अगर किसी का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर उसे अपना वजन सिर्फ 10 किलो महसूस होगा। कमाल है ना? बस यही वजह है कि हम एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर इतनी आसानी से उछलते कूदते हुए देखते हैं। ठीक है, तो अब हम चांद की कुछ बुनियादी बातें जान चुके हैं। अब वक्त है एक ऐसे रहस्य को सुलझाने का जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। वो ये कि हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी रात में देखिए, चांद का चेहरा हमेशा एक जैसा ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है? उसका दूसरा हिस्सा, जिसे हम फार साइड भी कहते हैं, वो पृथ्वी से हमेशा छिपा रहता है, एक रहस्य की तरह। इस सवाल का जवाब एक खास प्रक्रिया में छिपा है जिसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। ये तब होता है जब किसी भी चीज के अपनी धुरी पर घूमने का समय और किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाने का समय एकदम बराबर हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। देखिए, यहां दो तरह की गतियां हो रही हैं। पहली, चांद अपनी ही धुरी पर घूमता है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, और दूसरी, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अब यहां सबसे कमाल की बात यह है कि चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं करीब 27.3 दिन, और जानते हैं उसे पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ठीक 27.3 दिन। क्योंकि ये दोनों समय एकदम परफेक्ट मैच करते हैं, इसलिए उसका एक ही चेहरा हमेशा के लिए पृथ्वी की तरफ लॉक हो गया है। तो अब हम ये तो जान गए कि हमें चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखता है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि उस हिस्से की जमीन पर आखिर है क्या। असल में चांद की सतह अरबों सालों के इतिहास का एक जीता जागता नक्शा है। चांद की सतह पर अनगिनत निशान हैं जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। इन टक्करों ने वहां बड़े बड़े पहाड़ और गहरे गड्ढे, जिन्हें क्रेटर कहते हैं, बना दिए हैं। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है सेलेनियन समिट, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसके अलावा मॉन्स्यूगन्स और एम्प्टी लाइबनेट्स जैसी चोटियां भी वहां मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर चांद एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित उपग्रह है, एक ऐसा साथी जो हमेशा एक तय रास्ते पर हमारी दुनिया का चक्कर लगाता रहता है।
लेकिन हमारा सौर मंडल सिर्फ चांद जैसे व्यवस्थित पिंडों से ही तो नहीं भरा है। यहाँ अंतरिक्ष में घूमने वाले कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिनका कोई तय रास्ता नहीं होता, जो कभी-कभी हमारे आसमान में आग के गोलों की तरह दिखते हैं। तो अगले विश्लेषण में हम इन्हीं उल्काओं और धूमकेतुओं की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने ग्रहों और उनके चंद्रमाओं की दुनिया को समझा था, लेकिन हमारा सौर मंडल सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। इन बड़े पिंडों के अलावा यहाँ अनगिनत दूसरे निवासी भी हैं, और आज हम उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल यही है, ग्रहों और चंद्रमाओं के उस पार और क्या है? इस विश्लेषण में हम सौर मंडल के बनने के बाद बचे हुए अरबों छोटे छोटे टुकड़ों को समझेंगे। ये वो सैलानी हैं जो अरबों सालों से अंतरिक्ष की गहराइयों में घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रहों के बीच की जगह एकदम खाली नहीं है। हमारा सौरमंडल असल में एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी की तरह है, जो धधकती चट्टानों, बर्फीले मेहमानों और मलबे की विशाल पट्टियों से खचाखच भरा हुआ है। तो चलिए एक ऐसे ही चट्टानी पिंड के सफर पर चलते हैं, और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? एक ही चीज का नाम उसकी लोकेशन, यानी वो कहाँ है, इस आधार पर बदलता रहता है। तो सबसे पहले है मीटियोरॉइड। जब तक कोई चट्टानी या धातु का टुकड़ा जो एस्ट्रॉइड से छोटा हो अंतरिक्ष में सूरज का चक्कर लगा रहा है, तब तक उसे मीटियोरॉइड कहा जाता है। अब देखिए, यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, जब वही मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है तो उसका नाम बदल जाता है और वो बन जाता है मीटियोर। जैसे ही ये पिंड हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से तेजी से गुजरता है, हवा के साथ जबरदस्त फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। इस वजह से वो जल उठता है और आसमान में एक चमकदार लकीर खींच देता है। हम सब जिसे टूटता तारा कहते हैं, वैज्ञानिक रूप से वही चमकती लकीर मीटियोर है। और हाँ, मीटियोर शावर क्या होता है? ये तब होता है जब हमारी पृथ्वी किसी धूमकेतु या एस्ट्रॉइड के छोड़े हुए मलबे के रास्ते से गुजरती है। नतीजा, हमें एक साथ बहुत सारे मीटियोर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि क्वाड्रेंटेड शावर जो हर साल जनवरी की शुरुआत में दिखता है। और अब आता है इस सफर का आखिरी पड़ाव। अगर वो पिंड इतना बड़ा है कि वायुमंडल की आग को सहकर भी बच जाए और जमीन से आ टकराए, तो उस बचे हुए टुकड़े को उसका तीसरा और आखिरी नाम मिलता है मीटियोराइट। लेकिन रुकिए, अंतरिक्ष में घूमने वाले सभी पिंड सिर्फ चट्टान के नहीं बने होते। हमारे सौर मंडल के बहुत दूर ठंडे हिस्सों से कुछ बर्फीले मेहमान भी आते हैं। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखाती है। एक तरफ है चट्टानी मीटियोराइट्स और दूसरी तरफ है कॉमेट्स। कॉमेट्स को अक्सर डर्टी स्नोबॉल्स यानी गंदे बर्फीले गोले कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों का एक मिश्रण होते हैं। इन्हीं बर्फीले पिंडों को कॉमेट्स यानी धूमकेतु कहते हैं, और ये अक्सर सूरज के चारों ओर बहुत लंबी अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब ये सूरज के बहुत पास आते हैं और फिर अंतरिक्ष की गहराइयों में बहुत दूर चले जाते हैं। और कॉमेट्स की बात हो और हालीज कॉमेट का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा नियमित मेहमान है जो हर 76 साल में हमारे आसमान में लौटता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब उम्मीद है कि 2061 में फिर से दिखाई देगा। तो सवाल ये है कि ये सारे पिंड, ये सब आते कहाँ से हैं? क्या ये बस यूं ही बिखरे हुए हैं? नहीं, ये कुछ खास इलाकों में इकट्ठा हैं, जिन्हें हम विशाल डेब्रीज बेल्ट्स या मलबे की पट्टियां कह सकते हैं। इनमें से पहली और हमारे सबसे करीब है द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच मौजूद है। ये एक तरह से अंदर के चट्टानी ग्रहों और बाहर के गैस वाले ग्रहों के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ने यहां किसी ग्रह को बनने ही नहीं दिया। अब चलिए सौर मंडल में और भी दूर, नेपच्यून की कक्षा के भी पार। यहां हमें मिलती है विशाल कुइपर बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से कई ज्यादा बड़ी है और ये चट्टानों, धूमकेतुओं और यहां तक कि बौने ग्रहों यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स का घर है। और आखिर में हम पहुंचते हैं हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बाहरी किनारे पर। यह है दी ओर्ट क्लाउड। ये बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा गोला है जिसने हमारे पूरे सौर मंडल को एक बुलबुले की तरह घेर रखा है। यह सूरज के गुरुत्वाकर्षण की आखिरी सरहद है। और हां,
कुइपर बेल्ट में क्या है, इस बात ने खगोल विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद सवाल खड़ा कर दिया है। कुइपर बेल्ट का जिक्र हमें सीधे खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक तक ले जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, ये ड्वार्फ प्लैनेट्स। नमस्कार। तो हमारे पिछले सफर के बाद चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कभी सोचा है कि प्लूटो, जिसे हम सब बचपन से 9वां ग्रह मानते आए थे, अचानक से ग्रह क्यों नहीं रहा? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और सौर मंडल के एक बिल्कुल नए वर्ग यानी बौने ग्रहों की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे नेपच्यून के पार मिली उस खोज से जिसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। फिर हम उन 3 जरूरी नियमों को समझेंगे जिन्होंने प्लूटो का स्टेटस तय किया। और हाँ, हम कुछ दूसरे दिलचस्प बौने ग्रहों से भी मिलेंगे और आखिर में अपने सौर मंडल के पूरे नक्शे को एक साथ देखेंगे। हमारी कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां हमने पिछली बार बात खत्म की थी, काइपर बेल्ट की उस बर्फीली दुनिया में। यहीं पर खगोलविदों के सामने एक ऐसी पहेली आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, दशकों तक तो यही माना जाता था कि प्लूटो हमारे सौर मंडल का 9वां और आखिरी ग्रह है, उस ठंडे अंधेरे इलाके का अकेला राजा। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी दूरबीनें और ज्यादा ताकतवर होती गईं, हमें कुछ ऐसा दिखना शुरू हुआ जिसने इस पूरी तस्वीर पर ही सवालिया निशान लगा दिया। हुआ ये कि खगोलविदों को काइपर बेल्ट में प्लूटो जैसे ही, और कुछ मामलों में तो प्लूटो से भी बड़े, बर्फीले पिंड मिलने लगे। अब इसने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया, एक तरह का कॉस्मिक आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर प्लूटो एक ग्रह है तो ये नई चीजें क्या हैं? क्या हमारे सौर मंडल में अचानक 10, 12 या शायद 50 ग्रह हो जाएंगे? ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी, ये हमारे अपने सौर मंडल की बनावट को समझने का सवाल था। एक साफ परिभाषा की सख्त जरूरत आन पड़ी थी। और इसी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए साल 2006 में दुनिया भर के खगोलविदों की संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक साथ बैठी और उन्होंने मिलकर ग्रहों की एक पक्की यूनिवर्सल परिभाषा तैयार की। उन्होंने बनाए 3 नियम। ये 3 नियम अब किसी भी आसमानी पिंड के ग्रह होने या ना होने का आखिरी फैसला करते हैं। आप इसे एक ऑफिशियल चेकलिस्ट समझ सकते हैं और किसी भी पिंड को ग्रह का टाइटल पाने के लिए इन तीनों शर्तों को पूरा करना ही पड़ता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला नियम है ऑर्बिट द सन। ये बहुत सीधा सा नियम है। इसका मतलब है कि किसी भी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए सीधे सूरज का चक्कर लगाना होगा। वो किसी और ग्रह का चक्कर नहीं लगा सकता। जैसे हमारा चांद है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सीधे सूरज का नहीं। इसीलिए वो एक ग्रह नहीं बल्कि एक उपग्रह यानी मून है। दूसरा नियम है स्फेरिकल शेप, यानी उसकी बनावट गोल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस पिंड में इतना ज्यादा वजन या मास होना चाहिए कि उसकी अपनी ही ग्रेविटी उसे चारों तरफ से खींचकर लगभग गोल बना दे। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप आटे की एक बहुत बड़ी लोई बनाते हैं तो वो अपने ही वजन से गोल हो जाती है। ठीक वैसा ही ग्रहों के साथ होता है, बस यहाँ वजन की जगह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी काम करती है। और अब आता है तीसरा और सबसे एंचाइडेंट नियम, क्लियर इट्स ऑर्बिट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ग्रह को अपनी ऑर्बिट यानी कक्षा का बॉस होना चाहिए। उसे अपने रास्ते में आने वाली छोटी मोटी चट्टानों और दूसरे मलबे को या तो अपनी ग्रेविटी से खींचकर अपने अंदर मिला लेना चाहिए या फिर उन्हें धकेलकर दूर भगा देना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो एक असली ग्रह अपने आसपास का मालिक होता है और वो अपना रास्ता किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो इन 3 कड़े नियमों के साथ अब वक्त आ गया था काइपर बेल्ट के सबसे मशहूर मेंबर यानी प्लूटो का टेस्ट लेने का। आइए देखते हैं कि प्लूटो इस परीक्षा में पास होता है या फिर फेल। तो प्लूटो इस चेकलिस्ट पर कहां खड़ा है, चलिए देखते हैं। क्या ये सूरज का चक्कर लगाता है? हाँ बिल्कुल, पहला नियम पास। क्या ये अपनी ग्रेविटी की वजह से गोल है? हाँ, ये भी सही है। दूसरा नियम भी पास। लेकिन क्या इसने अपनी कक्षा को साफ किया है? बस यहीं आकर प्लूटो चूक जाता है। प्लूटो अपनी ऑर्बिट काइपर बेल्ट के हजारों दूसरे बर्फीले पिंडों के साथ शेयर करता है। वो अपने पड़ोस का मालिक नहीं है और बस इसी एक वजह से उसे ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया। भले ही प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है, पर यह आज भी एक कमाल की दुनिया है। अब इसका ऑफिशियल स्टेटस है एक ड्वार्फ प्लैनेट और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। इसके 5 चांद हैं, जिनमें से चारोन सबसे बड़ा है। जरा सोचिए, प्लूटो पर एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर होता है और इसकी कक्षा इतनी अजीब और अंडाकार है कि अपने सफर में ये कुछ समय के लिए नेपच्यून की कक्षा के अंदर भी आ जाता है।
प्लूटो को भले ही ग्रहों के क्लब से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उसे एक नए परिवार में जगह मिल गई। और अच्छी बात यह है कि इस परिवार में वो अकेला नहीं है। चलिए सौरमंडल के कुछ और बौने ग्रहों से मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलिए एरिस से। ये प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है और असल में इसी की खोज ने ये पूरी बहस शुरू की थी कि ग्रह आखिर है क्या। फिर है माके, जो इतना दूर है कि इसका एक साल पृथ्वी के 310 सालों के बराबर होता है। इसके बाद है हौमिया, जो हमारे सौरमंडल की सबसे अजीब शक्लों में से एक है। ये इतनी तेजी से घूमता है कि खिंचकर एक अंडे जैसा हो गया है। और आखिर में सिरिस, जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। और जो बात सीरीज को सबसे खास बनाती है वो है इसका पता। देखिए, ज्यादातर बौने ग्रह हमारे सौरमंडल के बहुत दूर बर्फीले कोनों में छिपे हैं, लेकिन सीरीज ठीक हमारे पड़ोस में मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये अनोखी दुनियाएं कहीं भी हो सकती हैं। तो अब इस नई कैटेगरी के साथ और ग्रहों और बौने ग्रहों की इस साफ परिभाषा के साथ हमारे सौरमंडल की जो तस्वीर बनती है वो पहले से कहीं ज्यादा साफ और पूरी हो गई है। अब हम अपने सौरमंडल को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। सेंटर में है सूरज, उसके चारों ओर घूमते 8 ग्रह जो अपनी अपनी कक्षा के स्वामी हैं। फिर मंगल और बृहस्पति के बीच है एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें सेरेस जैसा बौना ग्रह है। और आखिर में नेपच्यून के पार है काइपर बेल्ट, जो प्लूटो, एरिस और ना जाने कितने ही और बौने ग्रहों का घर है। हमारा लोकल मैप अब पूरा हो चुका है। लेकिन जब भी कोई नक्शा पूरा होता है तो एक सवाल हमेशा उठता है, इस नक्शे के किनारे के पार क्या है? अब जब हमने अपने सौरमंडल को बेहतर तरीके से समझ लिया है तो इससे आगे क्या है? यही सवाल हमें हमारी अगली पड़ताल की ओर ले जाएगा, जहां हम अपने सूरज से परे सितारों और गहरे अंतरिक्ष के रहस्यों को खंगालेंगे। नमस्कार। हमारी पिछली यात्रा में हम सौरमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच गए थे, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। अब चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें तारों के महासागर यानी कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में ले जाएगा। तो हमारे सोलर सिस्टम का टूर तो पूरा हो गया है। हमने अपने आस पड़ोस को तो अच्छे से छान लिया है, पर इस विशाल ब्रह्मांड में अभी भी इतना कुछ है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि अब कहाँ जाएं? इस जानी पहचानी दुनिया से आगे क्या है? अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तारों का वो समंदर जिसे कहते हैं कॉस्मिक ओशन। अब सोचिए, इतने बड़े समंदर में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? जाहिर है हमें एक मैप चाहिए होगा, पर ये कोई कागज का मैप नहीं है। ये वो मैप है जिसे खुद सितारों ने आसमान में बनाया है। ये है हमारा ग्रेट सेलेस्टियल मैप। इस मैप की जो सबसे बुनियादी चीज है उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल। तारों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक खास पैटर्न या शेप बनाता है। हजारों सालों से इंसान इन्हीं पैटर्न्स को देखकर रात में अपना रास्ता खोजता आया है। चलिए कुछ सबसे मशहूर कॉन्स्टलेशंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है अर्सा मेजर, जिसे हम भारत में सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। फिर है कैसियोपिया, जो आसमान में एक डब्ल्यू शेप बनाता है। इसे पहचानना बहुत आसान है। इसके बाद है ओरायन यानी शिकारी, जिसका सबसे चमकीला तारा है रिगेल। और फिर आता है सिग्नस, जो एक बड़े से क्रॉस जैसा दिखता है। ये सब हमारे कॉस्मिक गाइड्स हैं। और इन सभी सितारों के बीच एक सितारा है जो सबसे तेज चमकता है, और वो है सीरियस। ये रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में समंदर में जहाज चलाने वाली नाविक इसी तारे को देखकर अपना रास्ता तय करते थे। ये तो कुदरत का अपना जीपीएस है। अच्छा, मैप तो मिल गया। अब बारी है इस कॉस्मिक ओशन के रहवासियों से मिलने की, यानी सितारों से। लेकिन ये सितारे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारी ही तरह उनका भी जन्म होता है, वो जीते हैं और फिर मर जाते हैं। बस फर्क ये है कि ये सब कुछ एक बहुत ही बड़े स्केल पर होता है। सितारों के बारे में एक मजेदार बात यह है कि उनका रंग उनका टेम्परेचर बताता है। ये बात थोड़ी उल्टी लग सकती है ना? पर जो नीले तारे होते हैं वो असल में सबसे गर्म होते हैं, और जो लाल या नारंगी तारे हैं वो ठंडे होते हैं, बिल्कुल किसी लोहार की भट्टी की तरह, जहां सबसे गर्म आग नीली दिखाई देती है। और जब एक बहुत बड़े तारे की जिंदगी खत्म होती है तो वो बहुत ही धमाकेदार अंदाज में होती है। इस घटना को कहते हैं सुपरनोवा, मतलब एक तारे की विस्फोटक मौत।
ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आतिशबाजी होती है, इतनी जबरदस्त कि ये कुछ समय के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकती है। लेकिन कहानी नहीं खत्म नहीं होती। सुपरनोवा के बाद जो बचता है वो भी कमाल का होता है। अगर तारे का कोर, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, बहुत तेजी से घूमने लगे तो वो एक पल्सर बन जाता है। इसे कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह समझिए, जो अंतरिक्ष में रेडिएशन की किरणें फेंक रहा है। और फिर आता है सबसे बड़े सितारों का अंतिम पड़ाव, एक ब्लैक होल। ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी, मतलब लाइट भी, उससे बचकर नहीं निकल सकती। ये सचमुच ब्रह्मांड का ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ठीक है, तो हमने सितारों को देख लिया, उनकी लाइफ साइकिल भी समझ ली। पर एक सवाल है, ये हमसे कितने दूर हैं? इनको नापेंगे कैसे? किलोमीटर या मील जैसे हमारे पैमाने तो यहाँ किसी काम के नहीं हैं। इस कॉस्मिक ओशन को नापने के लिए हमें कॉस्मिक पैमानों की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास दो खास रूलर हैं। एक है लाइट ईयर, ये वो दूरी है जो लाइट 1 साल में तय करती है। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं, ये लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। और इससे भी लंबी दूरियों को नापने के लिए साइंटिस्ट पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। तो हमने तारों का मैप बना लिया, दूरियां नाप लीं, पर सवाल ये है कि इस सब जानकारी का हमारे लिए यहाँ धरती पर क्या मतलब है? ये सारा ज्ञान असल में हमें इंसानियत की अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। हमने तारों को मैप किया है और उनके बीच की खाली जगह को नापा है। मतलब हमने एक तरह से ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन ये ज्ञान तो पहला कदम है, क्योंकि अब हम इंसान सिर्फ जमीन से आसमान को ताकने वालों में से नहीं रहे। हमारा नजरिया बदल चुका है। अब हम सिर्फ देखते नहीं, बल्कि वहां जाकर खोजबीन भी करते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है कि हमारा देश भारत इस दौड़ में कहाँ है? वो कैसे सूरज, चांद और मंगल तक अपनी पहुंच बना रहा है? हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अब इस खेल का हिस्सा हैं। हम वहां जा रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अपने अगले पड़ाव में। अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा जब हम बात करेंगे दी इंडियन स्पेस ऑडिसी पर। ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसे मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, हमारे इस ब्रह्मांडी यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने सिद्धांतों और थ्योरी के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। आज हम उस ज्ञान को एक्शन में देखेंगे, जानेंगे कि भारत उन सिद्धांतों को हकीकत में कैसे बदल रहा है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। इस बार के विश्लेषण में हम पूरी तरह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के उन मिशंस पर ध्यान देंगे जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। हम देखेंगे कि कैसे इसरो की इंजीनियरिंग और इनोवेशन भारत को सितारों तक पहुंचा रही है। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे सौर मंडल के दिल से, यानी सूरज से। हमारा पहला पड़ाव है भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन आदित्य L1, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे अपने तारे सूरज को समझना, उस पर नजर रखना। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है, इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य है सूरज के वातावरण और खास तौर पर जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं ना, मतलब सौर तूफान, उनको स्टडी करना। ये तूफान हमारी पृथ्वी के सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। पर इस मिशन की सबसे अनोखी बात है इसका डेस्टिनेशन, लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये L1 पॉइंट इतना खास क्यों है? देखिए, लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 अंतरिक्ष में समझ लीजिए एक जादुई जगह है। ये वो पॉइंट है जहां सूरज और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 पर मौजूद सैटेलाइट को अपनी जगह पर बने रहने के लिए बहुत ही कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यहां से सूरज पर बिना किसी ग्रहण या रुकावट के 24/7 नजर रखी जा सकती है। ये सच में सूरज की जासूसी करने के लिए एक परफेक्ट कॉस्मिक पार्किंग स्पॉट है। अच्छा, सूरज से अब हम आगे बढ़ते हैं लाल ग्रह यानी मंगल की ओर। चलिए अब बात करते हैं भारत के उस मिशन की जिसने इतिहास रच दिया, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम सब प्यार से मंगलयान कहते हैं। 450 करोड़ रुपए, ये जो नंबर है ना, ये मंगलयान मिशन की कुल लागत थी। जी हां, पूरा मिशन बस इतने में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों के बजट से भी कम है।
इसी लागत ने मंगलयान को दुनिया का सबसे किफायती इंटरप्लैनेटरी मिशन बना दिया। ये ISRO की फ्रूगल इंजीनियरिंग का मतलब कम से कम खर्च में बड़े से बड़ा काम करने की काबिलियत का एक शानदार सबूत है। लेकिन मंगलयान की सफलता सिर्फ कम लागत तक ही नहीं थी। जो बात इसे असल में ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि भारत सिर्फ मंगल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि ये दुनिया का पहला और आज तक का एकमात्र देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में ये कर दिखाया। सोचिए, पहली कोशिश और सीधे कामयाबी। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिससे कोई और स्पेस एजेंसी दोहरा नहीं पाई है। तो संक्षेप में कहें तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुए इस मिशन ने भारत को मंगल के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बनाया और साथ ही इसने मंगल की सतह, वहां के मिनरल्स और एटमॉस्फेयर के बारे में सालों तक हमें बहुत जरूरी डेटा भेजा। मंगलयान एक सच्चा पथ प्रदर्शक, एक ट्रू ट्रेल ब्लेजर था। चलिए अब चलते हैं हमारे सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी यानी चांद की ओर। अब समय है ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन और चांद पर उसकी शानदार लैंडिंग की कहानी जानने का। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये उस जगह पर पहुंचना था जहां पहले कोई नहीं गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक ऐसा इलाका है जहां गड्ढों में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी हो सकता है, जो कि भविष्य के लूनर मिशंस और वहां बेस बनाने के लिए एक बेशकीमती खजाना साबित हो सकता है। तो ये सफलता हासिल कैसे हुई? इस मिशन के 3 मुख्य हीरो थे। पहला, इसका शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3, जिसे अब LV-M3 भी कहा जाता है। दूसरा था विक्रम लैंडर, जिसने बहुत धीरे से चांद की सतह को छुआ। और तीसरा था प्रज्ञान रोवर, जो लैंडर से बाहर निकला और चांद की सतह पर चलकर एक्सपेरिमेंट्स किए। इन सबका कुल वजन था 3900 किलोग्राम्स, जो इसरो की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और उस ऐतिहासिक पल को सम्मान देने के लिए जिस जगह पर विक्रम लैंडर ने टचडाउन किया, उसे एक खास नाम दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ये नाम इस वैज्ञानिक उपलब्धि में एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व की परत भी जोड़ता है, जो इसे भारत की विरासत का एक अटूट हिस्सा बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछली सफलताओं से आगे बढ़ते हुए अब हम इसरो की भविष्य की योजनाओं पर नजर डालते हैं, और ये हमें एक और भी ज्यादा जटिल और रोमांचक मिशन चंद्रयान 4 की ओर ले जाता है। चंद्रयान 4 का मकसद है चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आना। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज है। इसके 4 चरण होंगे। पहला, एक असेंडर मॉड्यूल चांद की सतह से सैंपल लेकर उड़ेगा। दूसरा, वो चांद की ऑर्बिट में एक ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ जुड़ेगा, जिसे डॉकिंग कहते हैं। ये अंतरिक्ष में एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। तीसरा, ट्रांसफर मॉड्यूल उन सैंपल्स को पृथ्वी की ओर वापस लाएगा। और आखिर में एक री एंट्री मॉड्यूल उन कीमती सैंपल्स को पृथ्वी पर सुरक्षित लैंड कराएगा। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। आइए एक पल रुककर न सिर्फ आज की चर्चा को, बल्कि हमारी पूरी ब्रह्मांडीय सीखने की यात्रा को एक बार फिर से याद करें। हमने अपनी यात्रा बिग बैंग और इस यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझने से शुरू की थी। फिर हमने हमारे अपने तारे, सूरज की गहराई से पड़ताल की। हमने अपने सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों का एक एक कर दौरा किया। और अंत में हमने देखा कि कैसे ISRO जैसे संगठनों के जरिए इंसानियत सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सच में ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। तो जैसा कि हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, एक सवाल छोड़ जाते हैं। सूरज, मंगल और चांद पर सफलता के बाद अब भारत की कॉस्मिक चेकलिस्ट में अगला क्या है? क्या वो शुक्र ग्रह होगा या फिर इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला गगनयान मिशन? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष की खोज की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है।